नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय का एक लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस लेटर में बताया गया है कि ये वित्त विभाग ने जो एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वित्त मंत्रालय का, उसने 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के पेंशनर्स का एक एसोसिएशन को जवाब दिया है कि सरकार का 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने को लेकर के क्या स्थिति है। इसके बारे में आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके 2006 से पहले के पेंशनर्स को, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आपका क्वार्टरली स्लिप में आपको एसीपी मिला था, लेकिन आपका पेंशन में आपका एसीपी ऐड नहीं किया गया हो। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 2016 से पहले वाले और 2016 के बाद वाले पेंशनर्स का जब डाटा करेक्शन होता है, मान लीजिए कोई 2016 के अप्रैल मई में रिटायरमेंट आया है, उस समय में 7वां पे कमीशन लागू नहीं किया गया था, लेकिन उनको 7वां पे कमीशन के हिसाब से पेंशन लागू था। लेकिन ऐसे में जब डाटा करेक्शन बनता है तो पीएओआर से किस तरीके से डाटा में चेंजेस होते हैं वो भी आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। तो इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पीएओआर से प्री 2016 और पोस्ट 2016 यानी कि दोस्तों 7वें पे कमीशन, ये 16 है, 7वां पे कमीशन का जब डाटा करेक्शन होता है तो क्या चेंज होता है देखें। जी हाँ दोस्तों कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 7वां पे कमीशन का फायदा पेंशन में नहीं मिला है। आज भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, क्योंकि अभी भी 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 2025 के जनवरी में ऐसे ही डाटा करेक्शन के लेटर इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो चलिए मैं पीओआर का आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा कि आखिर 2016 से पहले और बाद वाले पेंशनर्स के बीच में जब डाटा करेक्शन का डिटेल्स भेजा जाता है तो किस तरीके से डाटा में चेंजेस होता है, उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो आप एक लेटर देख पा रहे हैं पीएओआर का लेटर है, जो कि 2 जनवरी 2025 का लेटर है। इस लेटर में पीएओआर ने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा है, साथ ही साथ पीसीडीए को भी इस लेटर का कॉपी भेजा गया है। और ये दोस्तों ये डाटा करेक्शन है। जी हाँ, 7वें पे कमीशन से पहले का और 7वें पे कमीशन के बाद का क्या क्या एक पेंशनर के पेंशन डिटेल्स में डाटा करेक्शन होता है वो इस लेटर से आपको पता चलेगा। देखिए ये एक नायक एसीपी 1 रैंक के पेंशनर का डाटा करेक्शन बना करके पीओआर ने भेजा है। अब यहाँ पर 2016 से पहले और 2016 के बाद यानी कि 7वें पे कमीशन लागू होने से पहले और लागू होने के बाद किन किन चीजों में परिवर्तन हुआ है वो चीजें इस टेबल में दिखाई गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। देखिए पहले 2016 से पहले यानी कि 7वें पे कमीशन से पहले उनका बेसिक पे 8,300 था, जिसको बेसिक पे 2016 के बाद किया गया 29,200 और उनका ग्रेड पे 2800 था। यानी कि हवलदार के हिसाब से उनको ग्रेड पे दिया गया था, क्योंकि वो नायक एसीपी 1 थे, तो हवलदार के हिसाब से ग्रेड पे 2800। लेकिन यहाँ ग्रेड पे नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2016 के बाद 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद ग्रेड पे हटा दिया गया था और ग्रेड पे को बेसिक में मर्ज किया गया था, तो यहाँ पर ग्रेड पे नहीं है। देखिए आगे एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपए। आगे दोस्तों 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए और क्लास पे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2016 से पहले भी 200 और क्लास पे 2016 के डेट में भी 200 दोस्तों, क्योंकि क्लास पे 2017 जुलाई से जो है बढ़ाया गया था। तो आप देखिए इस तरीके से डाटा करेक्शन का क्लेम प्रोसेस होता है। जब 2016 के बाद कोई पेंशनर पेंशन आए हुए हैं लेकिन उनको अगर 2016 से पहले के रेट में पेंशन दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई फरवरी मार्च अप्रैल 2016 में रिटायर हुआ, तो उनका पेंशन किस तरीके से मिला था, 2016 से पहले के रेट में मिला था। लेकिन उनको जब 2016 के बाद के रेट में जो है माइग्रेशन होना है, डाटा करेक्शन होना है, तो इस तरीके से उनका डिटेल्स चेंज वाला डिटेल्स बन के जाता है पीसीडीए। उसके बाद जाकर के उनका कोरिजेंडम पीपीओ निकलता है और जितना भी बकाया है पूरा बकाया का भुगतान उनको होता है। तो बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे बचे होंगे जिनको 2016 के बाद रिटायर होने के बावजूद भी 7वें पे कमीशन के हिसाब से पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है, तो इस तरीके का डाटा बन के जाएगा उनका। तब जाकर के प्री 2016 और पोस्ट 2016 का डिफरेंस के हिसाब से उनको एरियर मिल पाएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, इस तरीके से 2016 से पहले और बाद वाले पेंशनर्स का डाटा में चेंजेस होता है, जिससे पेंशन में भी बढ़ोतरी फर्क आ जाता है।
चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के वित्त मंत्रालय का एक लेटर आया है सामने। क्या कहना है सरकार का 7 जनवरी 2025 का लेटर में? जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का भारत सरकार का लेटर है और इस लेटर को एड्रेस किया गया है पेंशनर्स के एसोसिएशन को। और वहां पर कहीं ना कहीं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर को लेके के सरकार का क्या स्थिति है, सरकार क्या करना चाहती है, क्या सरकार देने वाली है, उस चीज को स्पष्ट किया गया है। जी हाँ, चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ये लेटर देखिए जो 7 जनवरी 2025 का अभी का लेटर है। और ये लेटर है दोस्तों जो फ्रीज किए गए डीएडीआर के एरियर को लेकर के। बड़ी बात है दोस्तों, अभी जनवरी 2025 में अगर वित्त मंत्रालय से ऐसा लेटर जारी किया गया है तो ये महत्वपूर्ण बात है और ये लेटर अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और अगर इस लेटर की अगर हम माने तो ये वित्त मंत्रालय ने ये लेटर भेजा है श्री एम दुराई पांडियन जी को, जो कि सेक्रेटरी जनरल है ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के। तो इनको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर को लेकर के जब इन्होंने लेटर लिखा तो उसका जवाब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये दिया है। अब जवाब में क्या कहा गया है यहाँ पर आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एरियर ऑफ फ्रोजन डियरनेस अलाउंस फ्रॉम पीरियड जनवरी 2020 टू जून 2021। ये देखिए जून 2021 तक का जो 18 महीने का डीएडीआर था उसका एरियर का रिलीज के संदर्भ में ये लेटर है दोस्तों। और इस जवाब में क्या कहा गया है यहां पर आप देखिए दोस्तों इस जवाब में कहा गया है सर प्लीज रेफर टू योर लेटर नंबर, यानी कि पेंशन एसोसिएशन की तरफ से जो लेटर दिया गया था 16 दिसंबर 2024 को उसका रेफरेंस दिया गया है एड्रेस टू फाइनेंस मिनिस्टर व्हिच हैज बीन रिसीव्ड इन ये जो सेक्शन है वहां मिल गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन 20 दिसंबर 2024 ऑन अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। यानी कि 18 महीने का डीएडीआर का भुगतान को लेकर के जो लेटर आपने लिखा था उसका संदर्भ में हम ये जवाब देते हैं। और जवाब क्या दिया गया है देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में, इन दिस रिगार्ड इट इज कन्वेड दैट the decision to freeze the 3 installment of DADR to central government employees and pensioners due from January 2020 to July 2020 and January 2021 was taken in the context of COVID-19। यानी कि COVID-19 की वजह से, COVID-19 की महामारी की वजह से इस DADR को फ्रीज करने का जो है डिसीजन लिया गया था, ये पहले बताया गया। उसके बाद which caused economic disruption so as to ease pressure on government finances। यानी कि ये इसीलिए डिसीजन लिया गया ताकि सरकार के ऊपर जो प्रेशर बना है उस प्रेशर को कुछ हद तक कम करने के लिए हमने ये 3 बार का जो डीएडीआर का बढ़ोतरी है उसको फ्रीज किया था। आगे लिखा गया है as the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by the government had a fiscal spillover beyond financial year 2020-21 areas of DADR were not considered feasible। यानी कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं कोविड की वजह से, जो वेलफेयर मेजर जैसे कि फ्री का राशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, कोरोना वैक्सीन हो गया, उन चीजों में जो है जो फिस्कल कंडीशन था वो ज्यादा खर्चा हो गया था 2020-21 में सरकार का, तो उसमें ये पैसा लगा दिया गया और इसको जो है वापस करना फिजिबल, कंसिडरेबल नहीं दिख रहा था, ये लिखा गया है। Government has already cleared its stand in this matter via OM dated 23 अप्रैल 2020 and 20 जुलाई 2021। यानी कि भारत सरकार ने इस विषय में अपना जो स्टैंड है, अपना जो पक्ष है ऑलरेडी ये 23 अप्रैल 2020 का और 20 जुलाई 2021 का जो लेटर है उसमें स्पष्ट कर दिया था। आगे लिखा गया है द सेम वाज reiterated to the chairman NCJCM by letter dated 27 सितंबर 2022 and in reply of Rajya Sabha answered question number 1685 answered on 6 अगस्त 2024। यहाँ कहीं ना कहीं ये बताया गया कि आपको पहले ही हमने बता दिया था कि ये फिजिबल नहीं है। साथ ही साथ राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भी सरकार ने इस बात को मना कर दिया था कि ये फिजिबल नहीं है कि डीएडीआर का एरियर का भुगतान किया जा सके। तो आप सबने देखा दोस्तों, सरकार समय समय पर ये तो जरूर कहती है कि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर चुकी है। अगर सुधर चुकी है तो 18 महीने का डीएडीआर देने से क्या परहेज है,
लेकिन 18 महीने का डीएडीआर देने से सरकार हमेशा पीछे हटती है। इस तरीके से लेटर सामने आते हैं जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा यह जवाब दिया जा रहा है पेंशनर्स के एसोसिएशन को कि हम 18 महीने का डीएडीआर नहीं दे सकते, उस एरियर का भुगतान नहीं कर सकते। इसका मतलब आर्थिक स्थिति या तो फिर डामाडोल है अभी भी, या तो फिर सरकार पेंशनर्स को तवज्जो नहीं देना चाहती, कर्मचारियों को तवज्जो नहीं देना चाहती। इससे यही चीजें सामने आती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एसीपी मिला प्री 2006 के पेंशनर को, फिर भी पेंशन दिया बगैर एसीपी के। अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक करें, आपका पेंशन आसानी से बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, मेरे सामने ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं कि जिनको एसीपी मिल चुका था, पेमेंट में उनको एसीपी के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, लेकिन बाद में जब पेंशन फिक्स किया गया एसीपी के बगैर किया गया। अब जब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, उनको जानकारियां मिल रही है, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं, तब जाकर के पेंशनर को पता चल रहा है कि उनको तो एसीपी मिल चुका था, लेकिन अब कार्रवाई होगी तो उनको एसीपी के हिसाब से ही उनका पेंशन फिक्स होगा। आपको भी आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए दोस्तों। कहीं आपको भी एसीपी ऑलरेडी मिला हुआ तो नहीं था, लेकिन आपको पेंशन में हो सकता है एसीपी का फायदा ना मिला हो। चलिए डॉक्यूमेंट दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये एक 2006 से पुराने रिटायरी का पेंशनर का जो है क्वार्टरली स्लिप है। अब देखिए नवंबर 2004 का क्वार्टरली स्लिप है, नवंबर महीने का। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज देखिए दोस्तों, ये एसीपी हवलदार हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए एसीपी हवलदार है और इनको एसीपी हवलदार का ही पेंशन ये देखिए लागू है। एसीपी हवलदार यानी कि हवलदार के बराबर का पेंशन इनको लागू है। अब देखिए इनका बहुत पहले ही एसीपी लागू हो गया था और ये नवंबर 2004 का पीपीओ यानी कि 2004 में ही उनका एसीपी ग्रांट हो चुका था। यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। इनका एसीपी के हवलदार के हिसाब से इनका पेमेंट इनको मिला करता था, जो कि क्वार्टरली स्लिप से पता चलता है। ये देखिए अब इनका मैं दिखाता हूं आपको पीपीओ, अभी जो ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का पीपीओ, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे गड़बड़ियां हो रही है। देखिए ये उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है। अब देखिए इस पीपीओ में नायक रैंक के रिटायरी हैं, 1983 के भर्ती थे, 31 दिसंबर 2005 के रिटायरी हैं, 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस है उनका जब वो रिटायर हुए थे। तो इनको एसीपी हवलदार पहले ही मिला हुआ था सर्विस के दौरान में, आपने देखा, लेकिन इनका पेंशन अभी भी पे लेवल 04 यानी कि नायक के हिसाब से मिल रहा था। आप देखिए इनका अभी जो ये ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का पेंशन है दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर इनको जो पेंशन मिल रहा था 21,244 नायक के हिसाब से ओआरओपी 2 में पेंशन, और अभी ओआरओपी 3 में भी नायक के हिसाब से 23,569 जो कि 22 साल के नायक का बेसिक पेंशन है दोस्तों। तो इनको अभी जो है उनका पहले ही हवलदारी का एसीपी तो उनको सर्विस के दौरान ही 2004 में ही मिल चुका था, लेकिन फिर भी उनका पेंशन आज के डेट में भी हवलदारी का नहीं मिल रहा है, नायकी का मिल रहा है, जबकि इनको बड़े आसानी से हवलदारी का पेंशन मिल सकता है। केवल इनको थोड़ा सा जागरूक होना है, क्योंकि इनका पार्ट 2 ऑर्डर ऑलरेडी हो गया है। इनका क्वार्टरली स्लिप में भी आपने देखा एसीपी हवलदार एडजस्ट हो रखा था, लेकिन इनको पेंशन गलत दिया गया। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए, ताकि अगर आपको पेमेंट के दौरान ही एसीपी मिल चुका था तो उसका फायदा आपको पेंशन में भी मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।